अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। 27वीं तरमीम फाइनली सेनेट से तो पास हो गई है और कौमी असम्बली से आज पास हो जाएगी, क्योंकि कौमी असम्बली में नंबर्स तो ऑलरेडी पूरे हैं, बस एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है। तो यहाँ से भी आज ये तरमीम जब पास हो जाएगी तो कभी इम्कान है कि आज रात ही सदर साहब इसके ऊपर दस्तखत करके इसको बाकायदा आइन का हिस्सा बना देंगे। अब चूंकि ये तरमीम पास हो चुकी है तो इसकी बहुत सी चीज़ें और मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स वगैरह जो पहले घूम रहे थे अब एक ऑथेंटिक फॉर्म में सामने आ चुके हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद बात करते हैं, किसने कब कैसे वोट दिया और क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और फिर उसके साथ साथ आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, तो इमरान खान का पहला रद्द अमल भी आएगा इस तरमीम के हवाले से। हैरान कुन तौर पर पिछले मंगल को जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो बहुत मुख्तसर मुलाकात थी अगरचे डॉक्टर उज़मा खान साहिबा की, लेकिन 27वीं तरमीम के हवाले से इमरान खान साहब का उस दिन कोई पैगाम नहीं आ सका था। अब एक तो ये भी बात है कि चूँकि बहुत मुख्तसर मुलाकात होती है और उस वक्त हर चीज़ डिस्कस नहीं भी हो पाती, और दूसरी बात यह है कि उस वक्त अभी चूँकि चीज़ें सामने ही नहीं आई थी तो हो सकता है कि इमरान खान साहब तक ये उस तरह से डिटेल्स पता भी ना हो, उन्हें पहुंची भी ना हो कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्योंकि उनकी तो मुलाकातें तकरीबन पूरा महीना नवंबर का बंद रही हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल की वजह से अब बहरहाल उनको ज़रूर पता चल गया होगा, क्योंकि जाहिर है पीटीवी की सारी कार्रवाई वगैरह लाइव चलती है, तो अगर पीटीवी उन तक पहुंचा या कोई एक आध अखबार भी पहुंचा तो उन्हें पता चल चुका होगा कि 27वीं तरमीम ने क्या गुल खिला दिए हैं। तो खान साहब से अगर आज किसी एक बहन की मुलाकात भी हो जाती है तो उस सूरत में भी कुछ ना कुछ तो इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल ज़रूर बाहर आएगा। पिछला ही उनका जो पैगाम था वो शदीद किस्म का एक सख्त पैगाम था, और इतना सख्त था कि पीटीआई के बहुत से खुद सीनियर लोगों तक ने, जो कि नॉर्मली उनके पैगामात कर देते हैं शेयर वगैरह, उन्होंने तक उसको हाथ लगाने की जुर्रत नहीं की थी। तो अब इस तरमीम के बाद इमरान खान साहब का पैगाम आखिर क्या होगा, कैसा होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आज के दिन क्या उनकी मुलाकात भी हो पाएगी या नहीं, ये भी नज़र रहेगी। इसके अलावा जी आज नई दिल्ली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। भारत में दहशतगर्दी का वाक़या है या कोई हादसा है, लेकिन एक धमाका हुआ है बहुत ज़ोरदार किस्म का, जिसके नतीजे में कोई 8 से 12 के करीब अफराद जो हैं वो जाबाक हुए हैं, और उसके साथ साथ कुछ लोगों के मज़ीद ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। तो काफ़ी भयानक किस्म का ये वाक़या पेश आया, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है धमाका अगर इंडिया में होता है तो पाकिस्तान को ख़ास तौर पर अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि भारत अक्सर ही बग़ैर तहकीकात इल्ज़ामात पाकिस्तान पर भी लगा देता है। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं तरमीम में जो कुछ हुआ। तो 27वीं तरमीम जो है वो सेनेट से मंजूर हो गई, और लास्टली मैंने आपको बताया था कि ये मंजूर हो ही जानी थी, और कुछ लोग जो पीटीआई के मिसिंग थे, राब्ते में नहीं थे, उनके ऊपर शक था, तो उनको बहरहाल इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनमें से किसी एक शख्स को फ़िलहाल इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा JUI के सेनेटर हैं अहमद खान साहब, उन्होंने भी एक वोट कर दिया आके, तो इस तरह 2 वोट इनको जो दरकार थे वो पूरे हो गए। तो ये तरमीम जो थी वो सेनेट से मंजूर हो गई। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब, ये पीटीआई के वो सेनेटर हैं जो कि काफ़ी अरसे से ही मशकूक चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो इनको जब बिलावल के मद्दे मुकाबिल टिकट जारी किया गया, खड़ा किया गया, तो ये जाके उनके हक में बैठ गए। इस बात के ऊपर भी सबके कान खड़े हो गए कि भाई ये क्यों बैठ गए, जबकि पीटीआई का तो पार्टी पॉलिसी ये नहीं थी कि उनके हक में कोई बैठ जाना है। दूसरा मौका आया जब 26वीं तरमीम का, तो उस वक्त भी ये साहब जो थे, इनके बारे में मैंने खुद आपको सबसे पहले खबर दे दी थी कि इनकी अपोजिशन के जानिब से जो, यानी हुकूमत की जानिब से जो अपोजिशन के लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं, तो ये उनके साथ राब्ते में हैं, और कभी इम्कान था कि ये 26वीं तरमीम को वोट दे डालेंगे। जब मैंने ये व्लॉग में खबर पिछले साल ब्रेक की तो इन साहब ने मेरे ऊपर हत्ते के इज़्ज़त का दावा करते हुए 2 अरब हर्जाने का नोटिस मुझे भिजवा दिया। वो नोटिस आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, और मुझे खासी हंसी आई थी वो नोटिस देख के, क्योंकि मुझे पता था कि ये खबर जो थी वो 100% दुरुस्त थी। और फिर उसके बाद लास्ट टाइम तो चूँकि JUIF के सेनेटर्स और मौलाना फजल रहमान साहब बाय
पॉलिसी उनके साथ जा रहे थे हुकूमत के, तो कोई ख़ास इतनी उनको दिक्कत नहीं पेश आई। लेकिन इवेंचुअली उनको जो वोट कम हुए तो बीएनपी के जो लोग थे दो, जिनको ज़बरदस्ती लाया गया और जिस अंदाज से लाया गया, वो सब चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं जिस तरह से 26वीं तरमीम में हुई, तो इन्होंने वोट वगैरह उनसे करवा लिए थे। इसी तरह कौमी असम्बली में भी बहुत से लोग इन्होंने रिजर्व में रखे हुए थे और बहुत से लोग ऐसे थे जो काफ़ी सस्पिशियस हो गए थे इस मामले में, जिनमें ज़ैन कुरैशी भी शामिल हैं और एक दो और लोग भी थे जिन्होंने वोट करने की, जिनकी नौबत तो नहीं आई, लेकिन उनके बारे में सबको यही मालूम था कि ये उस वक्त लॉबी में पहुंचे थे जब इनको अंदाज़ा था कि अगर वोटों में कोई कमी बेशी हुई तो ये लोग सहूलत कारी करेंगे। बहरहाल उसके बाद पीटीआई जो है जी 26वीं तरमीम तो मंजूर हो गई, लेकिन कोई ख़ास इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं की उन चीज़ों के ऊपर कि जो लोग मशकूक हुए थे उनके बारे में क्या फ़ैसले हुए हों। उस वक्त सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा जो हैं उनका नाम भी सामने आ रहा था। इसी तरह से सेनेटर सलीम जो हैं उनके बारे में भी, फैसल सलीम जो हैं उनका भी नाम लिया जा रहा था और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब का भी नाम लिया जा रहा था। लेकिन क्या पीटीआई ने ये तरद्दुद किया कि ये लोग मुसलसल जो हैं ये इनके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किए जा रहे हैं, तो इनके बारे में क्लियर होना चाहिए थे कि भाई ये किधर खड़े हैं। लेकिन इसी तरह ही पूरा साल गुजर गया और इन लोगों के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं आ सकी। आखिर अब क्या हुआ? आखिर ये हुआ कि अब ये एक्सपोज हो गए और जब 27वीं तरमीम की मंजूरी का वक्त आया, 2 सेनेटर्स जो थे वो कम थे, लेकिन हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि जी सब कुछ नॉर्मली वो बिल्कुल कर लेंगे, हंसते मुस्कुराते मिठाई के टोकरे लेके आ रहे थे। तो वजह यही थी कि अंदर खाते बात हुई थी। जैसे ही तरमीम की लिए घंटियां बजना शुरू हुई कि ऐवान में आ जाएं, तो अचानक से ये नमूदार हुए सेनेटर अहमद खान साहब JUIF के और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब जो हैं PTI के, और ये सीधे जाके ऐवान में बैठ गए। और फिर उसके बाद इन्होंने जब तरमीम की मंजूरी का वक्त आया तो खड़े होकर वोट भी कर दिया। जब इनको पूछा गया, ये रिपोर्ट हुआ है कि PTI की एक सेनेटर ने उनसे पूछा कि आप क्यों इनके साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मजबूरी है। अब ये क्या मजबूरी थी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इन्होंने इस वोट करने के बाद जो एक छोटी सी तकरीर की, तो उसमें इन्होंने पहले तो ये कहा कि जनाब मैंने ये वोट जो है वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब के लिए किया है। दूसरा उन्होंने ये बात कही कि जी मैं जब पिछली दफ़ा इतनी मुश्किल में था, मेरी फैमिली के कुछ 10 बंदे उठा लिए गए, मेरे पे बड़ा जुल्म हुआ, तो उस वक्त PTI के किसी बंदे ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। दूसरा इन्होंने ये ऐलान किया, और तीसरी बात इन्होंने ये की कि मैं अब मुस्ताफ़ी होता हूँ। और उसके बाद सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने उनको फ़ौरन दिलासा दिया कि आप टेंशन ना लें, हम आपको फिर ले आएंगे। तो इसी से सारी जो गेम है वो खुल कर सामने आ गई कि बेसिकली सेनेटर सैफुल्ला साहब को ये इंश्योर किया गया कि जनाब आप वोट कीजिएगा, उसके बाद आप आराम से मुस्ताफ़ी हो जाइएगा, आपको PTI के बजाय पीपल्स पार्टी के थ्रू दोबारा सेनेट में ले आएंगे। तो ये कमिटमेंट उनसे यकीनी तौर पर की गई होगी। तो ये जो साहब हैं शुरू से मशकूक थे, लेकिन PTI इनके बारे में क्यों कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की, इन्होंने क्यों उनको हटवाया नहीं सेनेटरशिप से, क्या इनके बारे में इनके राय थी ये मालूम नहीं। लेकिन जब उन्होंने वोट कर दिया तो उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह से रिमूव कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरम फरमा रहे हैं कि मैंने तो फील्ड मार्शल के लिए जाके जो है वो किया है वोट, तो फिर पूछना चाहिए इनसे कि आपके लीडर जो हैं इमरान खान साहब, वो तो समझते हैं कि जितना कुछ हो रहा है उनके साथ भी, उनकी पार्टी के साथ भी, तो वो तो ये समझते हैं कि वो आसिम मुनीर साहब की इमा पर हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आपको पहले ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी अगर आप उस वक्त से ही उनसे इख्तलाफ करते थे। पहली बात तो ये है, वोट करने के बाद आप पार्टी छोड़ें। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी आपको इस बात का गुस्सा था कि PTI वालों ने आपके साथ इजहार यकजहती नहीं किया, तो फिर सोचने की बात ये है कि ये तो पहले बताइए कि जिन्होंने इजहार यकजहती नहीं किया, चलिए उनसे तो आप नाराज हैं, लेकिन जिन्होंने आपके घर के लोगों को उठाया उनसे आप क्या बहुत राजी हैं? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके घर के लोगों को उठाया? तो उन्हीं को तो जाके आप अब वोट कर आए हैं, और अब आप आके कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो इस बात पे गुस्सा था कि PTI मेरे साथ खड़ी नहीं हुई, तो इसलिए लिहाजा आपने ये किया कि जिन्होंने आपके घर वालों को उठाया आप जाके उन्हीं को वोट कराए। तो ये सारी कहानियां, असल कहानी ये है कि अरबपति ठेकेदार साहब हैं और इन्होंने, जाहिर इनके ऊपर नैब के बहुत सारे केसेस थे और बड़े मसाइल चल रहे थे,
और ज़ाहिर है उस हवाले से भी इन्होंने अपने लिए रिलीफ लिए हैं और अल्टीमेटली इन्होंने वोट करके जो इनकी ये एक 2 नंबरी थी वो आज एक्सपोज कर दी कि ये गद्दार निकले, और इन्होंने जाके उसके साथ अपनी जो असल पार्टी है उसके साथ वफादारी का सबूत दे दिया। इसी तरह जो सेनेटर अहमद साहब हैं, ये JUIF के थे, इन्होंने भी आज आके ये किया। ये वही है बाय द वे ZKB वाले जो जिनको ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे चंद दिन पहले। ये भी एक बहुत मशहूर अरबपति ठेकेदार हैं और इन्होंने भी जो है JUIF की तो बाकायदा पार्टी पॉलिसी थी कि जनाब आपने वोट नहीं करना, लेकिन इन्होंने जाके वोट किया। तो JUIF ने भी बड़ा तेज़ एक्शन दिखाया और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि जी आपको पार्टी से फिलफोर निकाला जा रहा है, और दूसरा ये कि आप मुस्ताफ़ी भी हो जाएं वरना आपको सेनेटरशिप से हटाने के लिए बाकायदा पार्टी जो है वो चाराजोई शुरू करेगी। तो उनकी जानिब से भी ये कह दिया गया है। हालांकि इस पर भी बहुत से लोग वैसे डाउट ही कर रहे हैं कि मौलाना साहब की ये भी सहूलतकारी थी एक तरह से। मौलाना साहब ऐन मौके के ऊपर इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, जबकि अगर वो हतमी तौर पर ये समझते थे कि नहीं ये तरमीम होनी चाहिए तो फिर उनको इसको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, अपने सेनेटर्स को अपने साथ यहाँ पर रखते, जोड़ के यहाँ पर रहते, मौजूद रहते और कोई एहतजाज वगैरह भी कर सकते थे, क्योंकि चंद दिन पहले तक तो बड़े ऐलानात कर रहे थे वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन ऐन मौके के ऊपर जो है वो जाके बाहर के मुल्क चले गए कि चलो भी जो मर्जी करते फिर वो पीछे से। तो ये भी बहरहाल उनका जो किरदार है थोड़ा डाउटफुल ही है। लेकिन यानी अपेरेंटली जो उनकी पार्टी थी उन्होंने इसको कहा कि हमने वोट नहीं करना। कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो ओपनली कहा कि जनाब हम समझते हैं कि ये 26वीं तरमीम को रिवर्स किया गया है और उसकी जगह ये वही तरमीम लाई गई है जिसको हमने मनवाया नहीं था उस वक्त। तो ये सारी कहानियाँ अब जो मर्जी कोई कहता फिरे। अल्टीमेटली जी 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है और अब इसको कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा, जहाँ से ये एक दफ़ा फिर मंजूर हो जाएगी। कौमी असम्बली में वैसे आज काफ़ी ज़्यादा बहार लगी हुई थी, क्योंकि इधर भी कौमी असम्बली में जो है इजलास जारी था, तो यहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है इन्होंने बड़ी धमकियां लगाई आज PTI वालों को और उनको बड़ा बुरा भला कहा और कहा कि आप फील्ड मार्शल को बुरा भला कहते हैं, आप गुमराह लोग हैं, हम फौज के साथ खड़े हैं, हम देखते हैं आप क्या करते हैं, अब आपका पक्का बंदोबस्त हो गया है, ऐसी की तैसी ये वो। तो वो भी आज फुल जो थे वो PTI के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और खूब अपनी वफादारी का सबूत दे रहे थे। बल्कि बूट पॉलिश में मेरा ख्याल था आज मुकाबला था, और जो मुझे पीपल्स पार्टी वैसे जीतती हुई नज़र आ रही थी जिस अंदाज से उनके लोग बूट पॉलिश कर रहे थे आज। तो बहरहाल अब देखते हैं कौमी असम्बली में भी ये मंजूरी हो जाएगी। इमरान खान साहब का रद्दमल भी आज जैसे कि मैंने बताया कि इस पर एक्सपेक्टेड है। उनसे अगर बहनों की मुलाकात हो जाती है तो कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है उनके इस हवाले से जो ख्यालात हैं वो बाहर आएंगे। खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा एक सख्त ट्वीट करेंगे, लेकिन क्या वो कोई एहतजाज की कॉल दे सकते हैं इसके ऊपर अभी भी अगेन वो एक आप कह सकते हैं कि कोई सरप्राइज़ है जो रखा हुआ है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि PTI ने एक एहतजाज प्लान कर रखा है, लेकिन उन्होंने अभी जस्ट अनाउंस नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि फौरी, मैंने आपसे पहले भी ये शायद बात की थी कि मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर PTI किसी एहतजाज की तरफ जा रही है, और अभी इस वक्त कोई हालात भी ऐसे साजगार नहीं लग रहे कि वो एहतजाज के लिए जाएं। करना होता तो फिर इस टाइम पे करते कि जहाँ पे इस तरमीम को रोका जा सकता था। अब तो अगर ये तरमीम ही हो गई है तो उसके बाद आपने क्या एहतजाज करना है। बल्कि मज़े की बात यह है कि आप इस तरमीम को जो है कहीं किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि तरमीम में एक तरमीम ये भी की गई है कि जो भी आइनी तरमीम होंगी वो किसी भी अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगी। उनको जो आइनी अदालत है वो भी नहीं देख सकती, वो भी जाके उसको कलअदम करार नहीं दे सकती, स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। यानी आइनी तरमीम ना हो गई, खुदा न खास्ता कोई सहीफ़ा उतर आया कि जनाब एक दफ़ा कानून बन गया तो जनाब किसी अदालत में उसको परखा भी नहीं जा सकता, चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने ये वाला इस दफ़ा काम किया। अब आप इनकी खौफ का अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने आइनी अदालत भी अपनी मर्जी से बनाई है, उसके अंदर जज भी इन्होंने अपनी मर्जी के बिठाने हैं। उसके बावजूद इनको ये डर है कि इनकी ये बंदोबस्त जो किए हुए हैं सारे ये कहीं ख़राब ना हो जाएं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि जनाब आप इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। मतलब ये जो तरमीम है बस ये कहीं पे चैलेंज नहीं हो सकती। यानी इसका आखिरी हल यही है कि या तो अवाम बाहर निकलें और आके जो मर्जी उनको फिर समझ में आए तो वो फिर कहें कि हम तरमीम को खुद ही जो है वो डील करके यतीम कर देते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट अगर कभी दोबारा फ्रेश इलेक्शन हुए और आ गई इन सारे बूट पॉलिशों के अलावा, तो फिर जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से कोई चेंज कर दे तो कर दे, वरना अदालतों को टोटली मफलूज कर दिया गया है।
और उनके पास कोई इख्तियारात नहीं छोड़े गए कि वो किसी हवाले से भी हुकूमत के ख़िलाफ़, आइन में कोई आप छेड़छाड़ करते हैं उसके ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई कर सकें। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये मैं आज मुनीर फारूक साहब का क्लिप देख रही थी, वो तक ये कह रहे थे कि अमलन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो चुकी है। बाकी जो यानी बज़ाहिर समझे जाते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के हामी सहाफ़ी, वो तक भी इस बात को मानने पे मजबूर थे कि जनाब किया तो यही गया है कि अदलिया को निशाना बनाया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि वो इसकी तौजीहात भी दे रहे थे कि जी अदलिया भी तो माजी में यूं करती रही है तो यूं करती रही। भाई माजी में अदलिया ने जो कुछ भी किया था पिछले 1 साल से तो आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया हुआ था। अदलिया आपके लिए कोई चैलेंज नहीं बन सकी। आईनी बेंच जो आपने बनाया था उसका पिछले 1 साल के दौरान एक भी फैसला, इमेजिन करें आप, एक भी फैसला इस हुकूमत के खिलाफ नहीं आया। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना इन्होंने अपने आप को सेव किया था इन अदालतों से। और फिर भी ये कह रहे हैं कि जी इन्हें शक था कि आइंदा भी कभी कोई अदालत में कोई ऐसा जज आ ना सके जो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे, तो लिहाजा इन्होंने इतनी दूर तक बंदोबस्त करने की कोशिश की है। तो ये इनकी सूरत हाल है। हालांकि जजों में इतना दमखम ही नहीं था, पिछले 1 साल में ही आपने देख लिया कि इन्होंने क्या ही कर लिया, सिवाय खतूत लिखने के इनके हाथ में था ही क्या। तो ये सारी सूरत हाल बनी है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ों के साथ साथ अगेन बात वहीं आके ख़त्म होती है कि एक जो मामला है वो अल्लाह ताला खुद अपने हाथ में रखते हैं। तो जितनी मर्जी आप तदबीरें कर लें, सबसे बेहतर तदबीर करने वाला तो वही है। तो उसके नज़दीक जब उसने हालात पलटने हों तो फिर उसमें कोई देर नहीं लगती। बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुदाई के दावे भी किए, जिन्होंने अपनी जन्नत भी बनाई, जिन्होंने महल तामीर किए, जिन्होंने ना जाने क्या क्या अपने बंदोबस्त किए, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनके बंदोबस्त ख़राब करने थे तो फिर उनकी कोई भी पेश चली नहीं अल्लाह के सामने। तो बहरहाल ये भी देख लेते हैं मामला। लेकिन एक अफसोसनाक खबर ज़रूर आज मैं बता दूं आपको। डॉक्टर आरिफा सैयदा साहिबा जो है एजुकेशनिस्ट, ज़बरदस्त अदीब और टीचर और मुख्तलिफ यानी आप कह लें कि एक मैं समझती हूँ कि पूरा थिंक टैंक थी अपने आप में। तो मोहतरमा आज जो हैं वो क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गई हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनके बाद मुझे ये महसूस हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कितने कम होते चले जा रहे हैं और अब पता नहीं हम टिकटॉकरों के सैलाब में कहीं फंस के रह गए हैं। अब जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं, वो इस तरह के लोग हो गए हैं जिनके पास ना अक़ल नाम की कोई शय है, ना कोई डिसेंसी है और ना कोई इल्म है। बहरहाल इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि कुछ लोगों ने इवन ये ख़बरें अनाउंस भी कर दी कि वो शायद वफ़ात पा चुके हैं और उनकी वफ़ात के हवाले से ख़बरें चल रही थी। नई दिल्ली में जी बड़ा धमाका हुआ है और एक धमाके के नतीजे में जो है वो तकरीबन 10 से 12 अफराद जो हैं बताया जा रहा है कि हलाक हो गए हैं। एक गाड़ी के अंदर ये धमाका हुआ है लाल किले के करीब और मेट्रो स्टेशन के पास। और यहाँ पे चूँकि ये काफ़ी कंजस्टेड सा एरिया था, मतलब काफ़ी वहाँ पे लोग जमा थे, रश वाली जगह थी, इसलिए नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। काफ़ी खौफनाक मनाजिर थे, बहुत ज़्यादा बड़ी आग थी जो लगी हुई थी। इस धमाके से मुतालिक अभी हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता कि ये किस किस्म का वाक़या है, लेकिन भारतीय मीडिया का चूँकि आपको पता है कि ये तो बगैर किसी इल्ज़ामात को जांचे फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ इशारे करने लगता है कि जनाब इधर से कोई कार्रवाई हुई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन बहुत से लोग इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि ये ना हो कि ये एक और फॉल्स फ्लैग बन जाए और इसी बहाने, क्योंकि नरेंद्र मोदी और ये बाकी जो हैं इनको तो बहुत मिर्चें लगी हुई हैं क्योंकि जो हजीमत इन्हें उठानी पड़ी है, तो उसके बाद से ही बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, सिंदूर 2 भी होगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें तो ये लोग बहुत कर रहे थे। तो इसलिए बहुत से लोग इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये ना हो कि इस किस्म के किसी वाक़े को बहाना बनाकर ये फिर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ जो है ये भी कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि ये कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि मे भी इसमें कोई सिलेंडर का वाक़या हुआ है। अभी बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें क्लियर हो के सामने आएंगी तो आइडिया होगा। लेकिन जो भी हो, अल्लाह करे कि मुल्क के लिए अच्छा हो। और जो यहाँ पर मामलात हैं, हम तो पहले ही बड़े मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, अपने ही नसीबों से लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये बार बार की जो जंगें हैं, चाहे वो अफ़गान बॉर्डर से हों, चाहे वो मशरक़ी बॉर्डर से हों, ज़ाहिरी सी बात है ये जंगें जो हैं आपके लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस तो बनती हैं, चाहे आप जीतें या हारें, लेकिन आपके लिए एक नॉर्मल रूटीन को तो ज़ाहिर है डिस्टर्ब करती ही हैं। तो पाकिस्तान के तो पहले ही बड़े मसले हैं, इंटरनली भी हम लोग जिन जिन हालात का शिकार हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो बहरहाल जी, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।